यह बात साल 2014 की है। अलीगढ़ से दिल्ली रोड पर एक गांव लगता है। दरअसल उस गांव में फजर की नमाज का वक्त हो चला था। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही अपने घरों से निकलते हैं और मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर जब अंदर प्रवेश करते हैं तो मौलाना साहब की लाश पड़ी हुई थी। और उस लाश को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल मौलाना साहब को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उनके जो शरीर के कुछ अंग थे वह भी बाहर निकले हुए थे, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह से काटा पीटा गया था। दरअसल कातिल भी मस्जिद के अंदर ही मौजूद था। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का जमघट भी लग जाता है। अब पूछा जाता है कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया है। कातिल की उम्र थी लगभग 12 या 13 साल के आसपास। बताया जाता है कि मौलाना साहब उस बच्चे का शारीरिक शोषण करते थे और वो बालक बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए वो ताक में बैठा हुआ था कि कब उसे मौका मिले और कब वो अपने इस रेप का बदला ले सके। आखिरकार मामला जब लोगों तक पहुंच जाता है तो दबी जमान में इस मामले को कहीं ना कहीं लोगों ने शांत करने की कोशिश की। बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है। बताया जाता है कि जब तक कोई तहरीर नहीं मिलती है तो पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साध जाती है। और ये मौलाना जो रहने वाले होते हैं वह रहने वाले थे बिहार के। उनकी लाश को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। यह मामला कहीं न कहीं दब के रह जाता है। लेकिन गाहे बेगाहे कभी भी इस मामले की चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार उस मौलाना की हत्या क्यों की गई थी। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। और जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तब तक लोग इस घटना को दूसरे रूप से देख रहे थे। दरअसल लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान चल रहा था और मतदान के दौरान ही इस तरह से एक मस्जिद के मौलाना की हत्या होना, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बन रहा था। जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोग इस घटना को सुनकर भौचक्के रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरी नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अजमेर, और अजमेर का ही एक थाना लगता है रामगंज। दरअसल इसी रामगंज थाना क्षेत्र का एक इलाका है खानपुरा और इसी के पास एक गांव लगता है दोसाई कंचन नगर। बात कर रहा हूं 26-27 अप्रैल 2024 की रात 2 बजे के आसपास का मामला है। मोहम्मदी मदीना मस्जिद के अंदर करीब 5 बच्चे थे। वह रात में ही चीखते चिल्लाते हैं और यहाँ से दौड़ते हुए एक बालक पड़ोसी सरफराज होता है, उसके घर का दरवाज़ा जोर जोर से वो बच्चा पीटने लगता है, रोने लगता है। और जैसे ही वो लगातार दरवाजे को पीट रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सरफराज एकदम से आते हैं, आकर पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों चीख रहे हो। वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं, मौलाना साहब को मार देंगे, आप जितनी जल्दी हो सके आप चलिए। वो वैसे ही सरफराज यहाँ से निकलते हैं तो मस्जिद के बाहर 5 बच्चे थे, वो भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब देखा जाता है तो वहाँ आसपास में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन चीख पुकार सुनने के बाद अब न केवल सरफराज बल्कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो जाग जाते हैं। और जागने के बाद जैसे ही मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं, जाकर देखते हैं तो मौलाना साहब की हालत बहुत ख़राब थी, यानी कि वह मर चुके थे। अब उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो तब तक वो मर जाते हैं। तो उसके बाद फिर लोगों में गुस्सा फैल जाता है, उबाल फैल जाता है। अब इस घटना की सूचना दी जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन रामगंज को। रामगंज के जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम रविंद्र सिंह खिंची होता है, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पे आने के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों को किसी तरह से शांत कराया जाता है। कहा जाता है कि आप शांत रहिए, हम इस मामले की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस घटना की सूचना एसएसपी को दी जाती है। एसएसपी से आईजी, डीआईजी, तमाम बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है। और यह घटना कहीं ना कहीं थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगती है कि मस्जिद के अंदर इस तरह से मौलाना साहब की हत्या कर दी गई है। एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह से हत्या हो जाती है। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्या नहीं है।
तब 6 बच्चे उस मस्जिद में थे, जो 6 बच्चे मस्जिद में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे यहाँ के नहीं थे, वो दूर-दराज अलग के बालक थे। अब इस तरह से उन बच्चों से पूछा जाता है कि जब वह हत्याएँ होती है, तो तुम लोग कहाँ थे और क्या बात थी? यह समझने की कोशिश करते हैं, तो बालक बताते हैं कि 3 लोग थे, जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, हाथों में उनके दस्ताने थे, साथ ही उन्होंने चेहरे को अपने मास्क से ढका हुआ था। सबके हाथों में डंडे और लाठियाँ थी और वो आते हैं, आने के बाद तुरंत ही मौलाना साहब पर टूट पड़ते हैं और जब हम लोग जग जाते हैं, रोने लगते हैं, तो फिर वह कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की, तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब मौलाना साहब को तो तब तक मारते हैं, जब तक मौलाना साहब की मौत नहीं हो जाती है। इतना सुनने के बाद अब लोगों में उबाल फैल जाता है, गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या है, जबकि मौलाना साहब का जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, सबसे मिलनसार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। दरअसल यह मौलाना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर, और रामपुर का ही एक जगह लगती है शहबाज रायपुर, वहाँ के रहने वाले होते हैं। लगभग 7 साल पहले वो रामपुर में आए थे, इस अजमेर में, और अजमेर में आने के बाद यहाँ पर एक सहायक के रूप में काम कर रहे थे, और जैसे ही सहायक के रूप में काम कर रहे थे, तो 28 अक्टूबर 2023 को जो इस मस्जिद के मुख्य मौलाना होते हैं, उनकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। इसलिए इस मौलाना साहब को ही जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिसका नाम होता है मोहम्मद माहिर, जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। इतना अच्छा स्वभाव, आखिरकार कौन इनकी हत्या करेगा? दिन निकल जाता है। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया बुझाया, लाश को कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर यह पता चलता है कि इन्हें लाठी डंडों से पीटा गया था, साथ ही इनका गला घोंटकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अब बस सवाल एक ही था कि आखिरकार यह हत्या किसने की है। तब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद डीएम और एसएसपी के दफ्तर का घेराव कर लेते हैं, और घेराव करने के बाद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दीजिए और सही कातिलों को आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है, और पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। 5 बच्चों से बारी बारी से पूछा जाता है। पांचों बच्चों ने एक ही बात जो पहले बताई थी, वही बात बताते हैं। अब 3 व्यक्ति कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्यों मौलाना साहब की हत्या की है, यही सवाल था। पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उनके गांव की तरफ भेज दी जाती है, यानी कि रायपुर, जहां के ये रहने वाले होते हैं, वहां भेज दी जाती है। और पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि आखिरकार पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ की, साथ ही जो इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, तो पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके चेहरे थोड़े धुंधले थे, इसलिए उनका पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार कौन थे। पुलिस ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके एक एक दिन बीतने लगता है। 1 सप्ताह बीत जाता है, 8 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है, और इसी तरह से करते करते लगभग 12-13 दिन हो जाते हैं, यानी कि अब कहानी पहुंच जाती है 13 मई 2024 तक, लेकिन घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है। तो लोगों में थोड़ा सा उबाल बना हुआ था, गुस्सा बना हुआ था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है कि मौलाना साहब की हत्या हो गई है और पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब मनोवैज्ञानिक रूप से इस घटनाक्रम का खुलासा करने की पुलिस दावा करने लगती है। दरअसल मनोचिकित्सक बच्चों के साथ बिठाए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, और अलग अलग तरह से सवाल किए जाते हैं। जब अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं और अलग अलग टाइम पर सवाल किए जाते हैं, तो बच्चे टूट जाते हैं। आखिरकार जब बच्चे टूट जाते हैं, तब वो सच सामने आता है। दरअसल बताया जाता है कि मौलाना साहब अपने घर गए हुए थे, और इसमें टोटल मिलाकर 15 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वे नमाज भी पढ़ते थे, साथ ही तालीम भी हासिल कर रहे थे, यानी कि दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। और ईद होने की वजह से 10 बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वे दूर दराज के बच्चे थे। 5 बालक मस्जिद में ही रह जाते हैं, और मौलाना साहब भी अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए गए थे। 25 अप्रैल 2024 को मौलाना साहब जब आते हैं,
तो साथ में उनके साथ एक नाबालिग बालक होता है जिसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल के आसपास होती है। उस बालक को जब लाते हैं तो उस नए बच्चे की जो पहले से मस्जिद के अंदर मौजूद थे, उनसे मुलाकात कराई जाती है, बातचीत कराई जाती है और मौलाना साहब उस बच्चे को लेकर अपने साथ सो जाते हैं। यानी कि रात में उस बालक का वो रेप कर देते हैं। उस बालक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए मौलाना साहब ऐसे बोल रहे थे, बालक डर जाता है। साथ ही बालक को उसको पैसे का लालच दिया गया था। उससे कहा कि बेटा अगर तुमने किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो बालक शांत हो जाता है। दिन निकलता है, यानी कि अब 26 अप्रैल आ जाता है और जब 26 अप्रैल को बाकी जो बच्चे थे, 5 बालक जो पहले से मौजूद थे उस मस्जिद के अंदर, तो उनसे पूछा जाता है, उन बच्चों ने पूछा कि रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो बालक थोड़ा-सा शर्माने लगता है, झिझकने लगता है और रोने लगता है। वो कहते हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम्हारे साथ यहाँ पर एक बार हुआ है, हम लोगों के साथ तो पिछले 4 सालों से लगातार ऐसे ही होता चला आ रहा है। तभी यहाँ से प्लानिंग बनती है। वो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों न मौलाना साहब को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अधिकतम बालक की उम्र थी 15 साल और कम से कम थी 10 या 11 साल के आसपास। उन 6 बालकों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन बालकों में से एक बालक रात के 8 बजे के आसपास बच्चे जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं कि मौलाना साहब ने नींद की गोलियां मंगाई हैं, आप नींद की गोली दे दीजिए। मौलाना साहब नींद की गोली खा के सोते हैं। जब ऐसा बोला गया तो मेडिकल स्टोर से आराम से दवा मिल जाती है। मौलाना साहब गए थे बाहर खाना खाने के लिए। रात को 10 बजे जब वो वापस आते हैं तो वो बच्चों से पूछ रहे थे कि बच्चों तुम ठीक ठाक हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हमने रायता बनाया है बूंदी का, क्या आप पीना चाहोगे? उन बच्चों ने मौलाना को रायते का ऑफर दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि ठीक है मैं पी लूँगा। उसके बाद उस रायते को वो पी लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर नींद की गोलियां डाल दी गई हैं और जिससे क्या उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं होने वाली है, ये बेसुध जैसी हालत में पहुंच जाएंगे। बालकों ने प्लान बनाया था पूरी रात सोना नहीं है और इसके बाद जब मौका लगेगा तब उनके साथ काम करेंगे। वो इंतज़ार करते हैं और मौलाना साहब की जब पहली आंख लगती है तो रात के फिर 2 बज जाते हैं। 2 बजे जब यह बच्चे उठते हैं, उठने के बाद बहुत तेज़ी के साथ डंडे उठाए जाते हैं और मौलाना साहब को मारना शुरू कर देते हैं। अब मौलाना साहब की आंखें खुल जाती है, वो विरोध करने की उतनी स्थिति में नहीं थे। इसी बीच में बच्चों ने क्या काम किया, उनके गले में एक रस्सी का फंदा बनाया। 2-3 बच्चा इधर से खींच रहे थे, 2-3 बच्चे उधर से खींच रहे थे और वो तब तक पूरी ताकत से खींचते रहे जब तक मौलाना का दम नहीं निकल जाता। मौलाना की मौत हो जाती है। तुरंत इन्होंने एक फैसला किया, यहाँ से जल्दी निकलो। निकलने के बाद पब्लिक में शोर मचा दो कि 3 लोग आए थे। दरअसल पुलिस को जो सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग तो जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 3 लोग कहीं नहीं मिल रहे थे। लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। पुलिस का शक यहीं बढ़ जाता है और फिर बच्चों से, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उन पर यकीन भी कर लिया गया था। लेकिन पुलिस ने जब फिर अपने तरीके से पूछताछ की और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जब बच्चे के पास जाते हैं तो सच सामने आता है और जब सच सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मौलाना का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो सभी के प्रति ईमानदार थे, सबसे अच्छी तरह से बात किया करते थे। वो मौलाना 4 साल से बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे और इस बात का किसी को कोई भनक ही नहीं लगती है। घटनाक्रम का खुलासा तो हो जाता है, लेकिन गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने जो सच बताया, फिर लोगों को इस बात पर यकीन भी करना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कहीं भी इस तरह से कहीं बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो अभिभावक यानी कि माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से इस तरह से बातचीत करते रहें। साथ ही आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भले ही चाहे कोई भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत शक की नज़र से ज़रूर देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का शोषण हो रहा हो और वो बालक किसी से कुछ कहने की स्थिति में ना हो। अगर वो कहने की स्थिति में नहीं है तो जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कहते हैं जब पानी सर के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर उसका तरीका कुछ इसी तरह से अपनाया जाता है, जिस तरह से मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था
कि एक 10-12 साल के बालक ने मौलाना साहब का पूरा पेट फाड़ दिया और उसके आंतें वगैरह सब बाहर निकल आती है। ठीक इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब तक मौलाना साहब के प्राण नहीं निकल जाते हैं तब तक वो उन्हें मारते रहते हैं, उनका हत्या कर देते हैं। दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।